and जी सर, many थैंक यू and सर। many congratulations for your success in BPSC. थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये जाएगा यूट्यूब पे स्ट्रीम होगा, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में सबको दे दीजिए कि आपका जो है इसमें आपने कैसा किया। जी सर, मेरा नाम तरुण कुमार पांडे है और मैं सारण जिला छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने 66वीं बीपीएससी में रैंक 87 प्राप्त किया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसको मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन को। और इसके साथ ही अभी मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में लगा हूँ और उधर अभी मैंने अभी एक भी चांस नहीं दिया, प्लानिंग कर रहा हूँ 2023 के लिए। ओके, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। जी सर, स्टेट पीसीएस मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस एग्जाम के पहले मैं सीडीएस की तरफ था। ओके, तो एक तरह से कि सीडीएस की प्रिपरेशन में इसका प्री मेरा मतलब क्लियर हो जा रहा था और उधर से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन के बाद कभी कॉन्फ्रेंस आउट कभी स्क्रीन आउट के बाद मैंने फिर लास्ट में 3 मंथ जब प्री के रिजल्ट आ गए बीबीएससी के तो मैंने अच्छे से फोकस किया और मैंने उसके पहले सोशियोलॉजी इसलिए डाल रखा था ऑप्शनल ताकि इसका फ्री में जो कंटेंट है अवेलेबल था। एक तरह से ये भी था क्योंकि मैं गांव से रह के तैयारी कर रहा था तो ओके। और 2020 मार्च से लॉकडाउन था हम्म, तो उसमें भी कहीं अफोर्ड करने नहीं था किसी को ऑफलाइन कोचिंग के लिए। और जो ट्रांजिशन फेज चल रहा था उस समय बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जिनका ऑनलाइन सेटअप उतना अच्छा नहीं था लेकिन मेरे साथ यही था कि मेरे साथ अफोर्डेबिलिटी कंडीशन थी तो मैंने देखा कि इसका मटेरियल सोशियोलॉजी का फ्री में अवेलेबल है बाई एंड लार्ज 70% 75% सिलेबस हो जा रहा है तो ऑप्शनल में किसी का 100% सिलेबस होता नहीं है ऐसा मैंने बहुत टॉपर्स का सुना था। तो मैंने सोच रखा था कि अगर मैं 70-75% भी कर लूंगा और काफी ज्यादा मतलब कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम समय में टू द पॉइंट पर है तो वही मेरे को हेल्प किया। तो मैंने सोशियोलॉजी को ऑप्शनल में डाल रखा था और मैं उसके पहले कभी कभी पढ़ता था कभी कभी सर का लेक्चर सुनता था शेखर सर का। और जब मैंने शुरू किया था तभी जैसे कोई लेक्चर हुआ जैसे कि स्टार्टिंग का लेक्चर हो गया मॉडर्निटी ये सब या फिर जैसे चैप्टर 1 के पहले सर का 30-40 बेसिक लेक्चर है जैसे कि इक्वालिटी क्या हुआ इनइक्वालिटी क्या हुआ एक इंटरेस्ट भी जगता था ना कि हम जो समझते थे वो इक्वलिटी है ही नहीं। हाँ, हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं एवरीथिंग इज इक्वल इक्वल है लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ काफी कुछ डिफरेंसेस है। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी जग रहा था लेकिन नींद भी आ रहा था तो नींद आ रहा था तो उस समय सीडीएस की तरफ से ध्यान सुनते जा रहे थे सो भी जा रहे थे फिर उठे फिर सुने अपना मतलब कि एज ए रिलैक्स माइंड से। लेकिन प्री के रिजल्ट के आने के बाद जब देखे कि मेरे पास 3 मंथ है तो फिर से मैंने सारे वीडियोज को एकदम रिकैप किया और जो भी इधर उधर से बच गया उसको मैंने नेट सोर्सेज से साइट से किया और बुक्स है नितिन सांगवान सर की वो कोर इश्यूज को मतलब कि और ज्यादा हमको ट्रैक करने में ट्रेस करने में हेल्प किया। इसी सब के साथ मैंने लिखा मेंस और ये एग्जाम मतलब कि अच्छा से मैंने उतना मतलब कि अपना डेवलप भी नहीं कर पाया था मेंस जाके अटेम्प्ट कर लिया। कभी कभी तो डाउटफुल होता था कि होगा भी या नहीं भी होगा लेकिन मतलब कि ये रैंकिंग थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया होता है ना सर कभी कभी एक्सपेक्टेशन के साथ भी नहीं होती है जैसे कि बिल्कुल कॉन्फ्रेंस आउट बिल्कुल। हुआ तो वहाँ थोड़ा सा भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊंगा। इवन दो कि जो मेरे कलीग्स फ्रेंड्स थे एसएसबी में जो रिकमेंड हुए वो भी बोल रहे थे कि तुम्हारा रिकमेंडेशन इस बार पक्का है लास्ट डे कॉन्फ्रेंस डे के दिन। लेकिन जब आउट हो गए तो बोले कि अच्छा चलो कोई नहीं होता है और इधर जब लग रहा था कि होगा नहीं होगा इधर हो गया तो इस पे थोड़ा सा बिलीव होने लगा है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती डेफिनेटली है। डेफिनेटली आपने अगर प्रिपरेशन अच्छा किया है तो चांसेस अच्छे रहते हैं। चलिए, तो हम जी लोग सर। ऐसा करते हैं कि आप क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, बीपीएससी का बहुत लोग तैयारी करते हैं हमारे चैनल पे, तो एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप सारा जो भी आपने किया जैसे तैयारी, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तीनों, तो जैसे प्रीलिम्स में आपका मेन मतलब जैसे क्योंकि अब यूपीएससी से डिफरेंट होता है स्टेट सर्विसेज थोड़ा, तो आपने कैसे तैयारी की स्पेसिफिक जी फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर हम लोग बात करें? जैसे कि मैंने सर बताया कि मैंने अप्रैल 2020 जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया जनवरी में तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया सीडीएस के लिए। तो सीडीएस में जो मेरी बेसिक बुक्स होती है कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने उसको पढ़ा था सारा बुक जो भी स्पेक्ट्रम हो गया लक्ष्मीकांत हो गई एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हो गई 11th-12th। मैंने 11th-12th प्रेफर किया क्योंकि मुझे 6th to 10th नहीं पढ़ने की लगी क्योंकि मुझे समझ आ रही थी बेसिकली मेरा
10th जो था सीबीएसई से था, 12th था बिहार बोर्ड से, और उसके बाद से मैंने आईआईटी के लिए मतलब कि प्रिपेयर किया था, लेकिन अच्छी रैंकिंग नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके और पहले ग्रुप सी की मतलब केएसएससी की जब जॉब पे लगा था 10+2 वाले पे, तो उधर सफलता नहीं मिल रही थी कुछ कुछ कारण वजह से, और उसके साथ साथ सीडीएस पे जब लगा सारा स्टैंडर्ड बुक को मैंने फॉलो अप किया, और फॉलो अप करने के बाद अब बिहार के लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक तो जैसे मैंने फॉलो अप कर लिया था, लेकिन अगर बीपीएससी का प्री निकालना है तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने से यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ सब फैक्चुअल एग्जाम होता है कोई भी स्टेट, तो वहाँ पे फैक्चुअल चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए हमको यहाँ ज्यादा मतलब कि एक तरह से पेनेसिया रामबाण जिसको हम बोलेंगे वो लूसेंट पर, लेकिन लूसेंट पढ़ने का तरीका यही है कि ये नहीं कि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग ही लूसेंट से कर दें, लूसेंट को एज ए जस्ट एक एग्जाम से पहले 15-20 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना है तो उसको 2-3 बार हम रिवाइज करें, ताकि जो कि मतलब कि सर कॉमन क्वेश्चन है जो कि कट ऑफ बनाते हैं जो क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को गलती ना कर पाए, जो मैंने ऑलरेडी सीरीज के एग्जाम दे के सीख चुका था, जो सीरीज जो मिस्टेक्स होते हैं ना, इस आंसर क्वेश्चन का जो भी आंसर तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने क्या हुआ कि बी और सी में कंफ्यूजन किया, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव फिर सॉल्व करें, और अभी तो स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए प्री के लिए सबसे फेमस सीरीज है घटना चक्र की, तो मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में घटना चक्र नहीं किया था ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेरा जो भी प्रिपरेशन था सीडीएस के थ्रू था और मेरा टोटली फोकस उसी पे था, मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन पे जस्ट एज ए बैठने के लिए, तो फिर भी मेरा अच्छा बन जा रहा था क्योंकि मेरा साइंस भी अच्छा था, एनसीईआरटी को मैंने कंप्लीट किया था 6 10 तक का, और +2 भी मेरा साइंस से रहा है, तो भी सही था, 10 जो क्वेश्चन मैथ के आते हैं बीपीएससी के मेरे तो 10 आउट ऑफ 10 सही हुए थे, और हिस्ट्री वगैरह का भी जो स्पेक्ट्रम है उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ही पूछता है ना, फोकस करता है, एंशिएंट मिडिवल 4-4 क्वेश्चन पूछता है, जो कि बेसिकली अगर हम रिवीजन कर ले वही लूसेंट से तो निकल जाता है काम, और रही इसमें सबसे कोड़ी चूंकि बीपीएससी में 4 अगर सेक्शन को हम फॉलो करें अच्छे से, जैसे कि करंट हो गया 30 क्वेश्चन होता है, तो करंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर हम अगर अलग-अलग सोर्सेज पे रिलाई करेंगे तो मतलब कि कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता कि हाँ, मैंने कुछ करंट पढ़ा भी है। तो मैंने क्या किया था कि बस मैंने 1 से 2 सोर्स को रखा था, उसको रिपीटेडली मतलब कि एक बार 2 बार उसको रिवाइज़ किया था, फिर भी 4-5 सिली मिस्टेक हुए ही। तो करंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, वास्ट होता है। तो उसको इसमें भी ये और चीज़ को केयर बीपीएससी करना में होगा कि सर एक जी, बीपीएससी में काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि एक ऑप्शन ई भी रहता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जी, हाँ, हाँ, तो हाँ, उसके लिए वही। आप तो क्या सजेशन देंगे, क्योंकि बहुत टाइम पे हाँ, कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स भी दे देते हैं बीपीएससी के आंसर की में भी। उसमें जैसे कि सर मैंने उसको अपने 66 बीपीएससी का प्री था, तो उसमें मैंने उसको हैंडल किया कि जैसे कि मैंने एग्ज़ाम को तो अटेम्प्ट लेने के लिए भरा था, मैंने ऑप्शन ए पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ़ दे रहा था कि ऑप्शन ए, बी, सी क्वेश्चन का नेचर पकड़ना होता है, जैसे क्वेश्चन बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ ऑप्शन ए का जो भी गेम है ओवर हो गया, क्योंकि यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है, दिए गए 4 नाम में से कोई एक होगा। तो वो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है सर उसी में पकड़ना होता है। शुरू में मुझे हम समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज में सब गलती करता था। लेकिन जब मैंने इसको मतलब कि ऑब्जर्व किया, एनालाइज़ किया, तो क्वेश्चन का नेचर ही है, जैसे कि पूछेगा कि इंडिया का जो भी कोई जैसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन ई डोमिनेंट हो सकता है कि मे बी चारों जो ऑप्शन दिया वो नहीं हो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सेम सेम तरीके से सेम स्टेटमेंट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, मतलब इस दिए चारों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो अब यहाँ होगा कि दिए चारों में से हमको पकड़ना है, लेकिन हम तो याद किए कि लार्जेस्ट कहीं और है, तो वहाँ कन्फ्लिक्टिंग हुआ, हम आंसर ई लगा के चले आए, लेकिन आंसर तो उस चारों में से ही बताना था। तो क्वेश्चन के नेचर के अनुसार और उसमें हम देखेंगे तो काफी मतलब 10% के आसपास रहता है जहाँ ऑप्शन ही डोमिनेटिंग रहता है, जहाँ ऑप्शन ही मतलब, तो एक तरह से उसको लेके चलिए कि ऑप्शन ई वाला जहाँ है फंस रहा है, तो उसमें हम कैसे भी मतलब उसका 60-20% तक कर ले सही से, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूजन क्रिएट जहाँ हुआ, मैं जब सीडीएस का पेपर देता था, मैं एसएससी का पेपर देता था, एक बार जिस आंसर को लगा दिया, अगर मैं उस पर सोचने लगा बैठ के, जब फॉर्म ओएमआर फिल अप करने के पहले, और जहाँ मैंने उस पर सोचा, थिंक किया, वो क्वेश्चन को मैंने गलत करके आया हूँ, मैंने आंसर बी को सी करके आया, अब बाद में फिर देखा तो नहीं बी सही था, और मैंने सी करके ब्लंडर कर दिया बाद में, तो फिर मैं ये अपने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखता था, एक बार जो मैंने लगा दिया उसको लगा दिया बस। हाँ, अगर अगर रिवीजन जैसे करने वक्त बस मैं देखता था कि जी सर।
अगर हम लोग रिवीजन के वक्त सब्जेक्ट मैं देखता था वाइज, कि बस अच्छा आप बोलिए, आप जी क्या? वही रिवीजन के वक्त मैं ये देखता था कि जैसे कि ऑप्शन बी है तो मैं इसको ओएमआर में सी नहीं रहूँ। ओके। ये भी मिस्टेक्स होती हैं, तो ये सब हाँ एग्जाम देते बिल्कुल। देते जैसे कि सीडीएस का पेपर उसको मैंने काफी अटेम्प्ट किया था। जी सर। अगर अगर ये जैसे हम सबसे अच्छा सब्जेक्ट हेल्प हुआ जैसे हम प्री लोग के लिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज बात करें, अगर प्रीलिम्स में अगर बीपीएससी में, तो आप जो है अगर रिवीजन में अगर वेटेज दें तो सबसे ज्यादा किस पार्ट को देंगे आप? जैसे बहुत साइंस होता है, बीपीएससी जी बीपीएससी बेसिकली सर इसका जो भी एरिया है फोकस एरिया वो 4 है। करंट हो गया, इसमें 30-35 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस होता है बिहार करंट को लेके। हिस्ट्री होता है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री रफली अराउंड 60 to 65% होता है, 15% एंशिएंट और मेडिवल होता है। तो ये दोनों पोर्शन जो है बैकबोन है साइंस के साथ, करंट हिस्ट्री साइंस। ये 3 पोर्शन मिला के 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होते हैं। तो इस चारों एरिया पे अगर हमारा कमांड है तो हम रफली 120 क्वेश्चन में अगर हम 100 को सही कर पाते हैं, 90 भी सही कर पाते हैं, तो बचे 30 क्वेश्चन में बाकी अगर हम 50-50 भी सही करते हैं तो मेरा 1010 के प्लस कुछ चला जाएगा वो। तो मेरे लिए तो सर बेनिफिशियल था कि मैंने मैथ हमेशा मेरा सही रहा है, तो मैथ में मैंने हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है। तो 10 में मतलब कि इस बार जो कैंसिल हो गया पेपर, इसमें मेरा थोड़ा-सा एक सिली मिस्टेक की वजह से 9 हो गया था। तो मेरा टारगेट था कि 140 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम रहना चाहिए। तो जैसे 90 क्वेश्चन मुझे आंसर जिसके आते हों कन्फर्म, तो वो 90 हो गए। 10 मार्क्स मेरे मैथ्स के थे, 100 हो गए। अब 40 नहीं भी आ रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए ना सर। बिल्कुल 40 को बिल्कुल। अगर मैं रंग के भी आ जाऊँ तो उसमें 10-12 सही हो जाएँगे। नहीं मालूम है अच्छा, फिर भी, और इन केस अगर नहीं भी आते उसके हैं बाद तो सिर्फ बी को भी मैं डाल के आऊँगा तो 8-9 सही हो जाएँगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लास्ट नेगेटिव नहीं ऑप्शन है तो इसका ये फायदा है। हाँ, जी, और वही बात जैसे है। अगर आप जैसे बहुत लोग को क्या होता है कि जैसे उनका प्रिपरेशन खास करके प्रीलिम्स से वो टाइम नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो लास्ट में उनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ या फिर पॉलिटी हुआ। तो ये किस टाइम जी। से, मतलब आप कैसे एडवाइस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर रिवीजन किया जाए कि सबसे ज्यादा रिटेन हो? सर रिवीजन का जहाँ तक बात है कि अगर सब कुछ पढ़ रखे हैं, तो सबसे पहले रिवीजन के लिए आपको मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर रिलक्टेंसी आती है कि पढ़ा हुआ चीज़ को दोबारा पढ़ के दोबारा उसको मतलब कि बैठ के पढ़ने में एक तरह से लगता है कि तो पढ़ा हुआ ही है। लेकिन बिल्कुल। अगर उसी से तो वो सर उसको बेस्ट अप्रोच रिवीजन का कि आप जो सब्जेक्ट से उस चैप्टर से एमसीक्यू सॉल्व करें। जब उस चैप्टर से आप हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू मेरा गलत होगा तो उससे खुद मोटिवेशन जगेगा कि नहीं ये चैप्टर मेरा सही नहीं है, हमको इसको फिर से पढ़ना है। अगर वही बिना एमसीक्यू सॉल्व किए पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम ये सब जानते ही हैं और ये सब हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन जब एमसीक्यू गलत हो जाएगा तो अपने पे सेल्फ डाउट होगा, क्रिएट होगा कि एमसीक्यू मेरे गलत हो रहे हैं, क्वेश्चंस मेरे नहीं निकल रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर पे मुझे फोकस करना है। और उसी एमसीक्यू के थ्रू भी हम चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। उसका अगर हम लोग देखें कि जो भी ऑप्शंस हैं और एक्सप्लेनेशन के थ्रू और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब कोई क्वेश्चन अगर टिक किया हुआ मिल जाता है तो उसमें नो कन्फ्यूजन होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में। और वही अगर क्वेश्चन नया तरीका आता है तो वहाँ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अलग अलग इंटरसेप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या हम इंटरसेप्ट किए वहाँ से। तो बेसिकली हम लोग एमसीक्यू से भी कर सकते हैं। और रही बात टाइमिंग की कि मॉर्निंग में करें इवनिंग में करें, तो इसमें सर अपने अनुसार किसी का जॉब होगा, किसी का कुछ और वर्क होगा, अगर कोई हाउसवाइफ होंगी तो उनका घर का भी काम होगा, तो उसको अपने अनुसार उनको क्या करना चाहिए कि एक शेड्यूल बना के जैसे चारों सब्जेक्ट है चारों टाइम में टीच कर लेना चाहिए और चेंजेज करके देखने चाहिए कि किसमें हम कंफर्टेबल रहे। जैसे कि आज मॉर्निंग में मैं हिस्ट्री पढ़ा, कल मैं पॉलिटी पढ़ के देखूंगा मॉर्निंग में, तो मुझे खुद रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए किस टाइम पे सूटेबल है। अच्छा, और एक और जैसे बहुत क्वेश्चन रहता है लोगों का कि प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी साथ करें या फिर जैसे प्रीलिम्स का पहले कर लें, फिर जब मेंस का टाइम मिलता है ड्यूरेशन उस समय स्टार्ट करें। मैं यहाँ बोलूँगा कि नहीं सर साथ करें, क्योंकि मैं जो गलती किया वो मैं नहीं कहूँगा कि कोई कोई और दोहराए। मेरा बेसिकली फोकस सीडीएस की तरफ था, फ्री तो हो गया था और मैंने मेंस के लिए मात्र 4-5 महीने के प्रिपरेशन किया, 3-4 महीने बेसिकली।
तो इसके साथ-साथ ऑप्शनल भी मेरा मतलब उतना जितना जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से एक तरह से नहीं हुआ था। जस्ट मैंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। तो मेंस का अगर प्रिपरेशन साथ में रहता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और रैंकिंग आपका बूस्ट करेगा। इसमें भी हम एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लें। अगर मैंने यही अगर प्री के पहले से ही सिर्फ़ बीपीएससी पे फ़ोकस करते रहता सिंगल एग्ज़ाम पे, तो मेबी मेरा रैंक और अच्छा ही होता 10 मार्क्स और मिलते हैं तो मेरा रैंक और नीचे जाता और चॉइस प्रेफ़रेंस मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मिल जाता और फिर से 67th के लिए मुझे वेट नहीं करना होता है। ओके। अब आगे एक तरह से काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना सर। अब फर्स्ट बार में ही मिल जाए तो मेंटली सैटिस्फाई हो जाते हैं। अब है कि फिर 67th में भी हमको उसी प्रेशर से फिर अटेम्प्ट लेना होगा एग्ज़ाम और फिर सारी चीज़ से गुज़रना होगा। और जैसे अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, जो भी किया फॉर ऑप्शनल और जीएस दोनों, उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया? आपने डेली आंसर प्रैक्टिस किया या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज दिया उसमें, या फिर? अब प्री प्री के जैसे रिज़ल्ट आ गया तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे यूट्यूब चैनल वो फ्री चला रहे थे, जैसे बिहार के इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए मतलब है। अ तो उनका फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चल रहा था, उसमें डेली 2 क्वेश्चन्स आते थे, मीन्स जीएस 1, जीएस 2 के लिए। तो 60 दिन मैंने उसको फ़ॉलो किया तो लगभग मेरा 120 क्वेश्चन हो गया था, प्लस 2 फुल टेस्ट था उसी में। तो फुल टेस्ट में भी अब फुल टेस्ट में क्या होता था कि जैसे 12-14 क्वेश्चन होते थे, उसमें 8 लिखना होता था। तो मैं सिर्फ़ 8 नहीं लिखता था, टेस्ट में 8 लिख लेता था, बाकी जो क्वेश्चन बच जाते थे 6 उसको मैं बाद में अकेले लिख लेता था। कि इसमें भी जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हो, उस क्वेश्चन पे अगर आ गया एग्ज़ाम में, तो पता चलेगा कि मैंने तो अटेम्प्ट किया ही है टेस्ट पेपर लेकिन इसका बेनिफिट नहीं लिया। ओके। तो और ऑप्शनल के लिए जो था, तो ऑप्शनल के लिए वो मतलब कि उस समय ऑप्शनल के लिए मतलब कि क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था। देखता था, बार-बार वीडियो देखता था, जैसे कि अभी देखा बैठा लिखने भूल गया, स्टार्ट कहाँ से करूँ? टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है सोशियोलॉजी में। समझ आता है सब कुछ लेकिन उसको पेपर में प्रेज़ेंट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो इसके लिए मैं फिर से वीडियो देखता था और देखता था कि किस लैंग्वेज में सर बता रहे हैं। कौन-सा लैंग्वेज है? इसमें बहुत सारा चीज़ सर याद भी करना पड़ता है और याद करना भी पड़ता था, जैसे कि कुछ थिंकर का कोटेशन हो गया, तो और किस सेंस में लिखना है, तो वैसे ही मैं कर रहा था और उसके लिए भी एक मतलब कि मुझे ग्रुप मिला था आंसर राइटिंग, वहाँ मैंने उसको जॉइन किया था। उसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस ₹1000 थी एकदम। तो उसको मैंने जॉइन किया था, वहाँ 1-2 मतलब डेली 1 क्वेश्चन आता था, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चला, मतलब मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन मिले होंगे। और फिर एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया, तो वही होता है ना लपेट-वपेट के खत्म कर देने वाला सीन कि हाँ, अब तो एग्ज़ाम आ गया, ये हो गया। और एक लेकिन हाँ, मैंने एक हाफ जो टेस्ट दिया था, हाफ लेंथ टेस्ट, उसका मैंने रिव्यू लिया था, मतलब प्रेशराइज़ करके कि नहीं मुझे इसका रिव्यू चाहिए। उसके रिव्यू से मुझे थोड़ा-सा बूस्टअप मिला था कि हाँ 25, 25, 25 इस 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शनल में। तो उनका रिव्यू था 25, तो मैंने अपने माइंड में मेकअप किया कि अच्छा ठीक है, जैसे कि अगर 6 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के, तो मैं सारे क्वेश्चन को जनरली भी सिर्फ अप्रोच करके आ जाऊँगा, लिख के आ जाऊँगा, ना ही बेस्ट क्वालिटी और ना ही मतलब कि बैड क्वालिटी, जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट के जैसे। तो मेरे 150 160 चले जाएँगे, तो मैंने अपना स्ट्रेटजी इसी के अकॉर्डिंग बनाया। मुझे ऑप्शनल में मतलब मिनिमम 150 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लेना और जीएस 1 रहा था, तो जीएस 1 में मेरा स्टैट्स सही था, डीआई। तो डीआई मैंने फ़ोकस किया, डीआई मेरा 70 आउट ऑफ 72 था और हिस्ट्री पोर्शन मेरा बिहार स्पेशल जो था, फ्रीडम स्ट्रगल, वो पोर्शन सही था। तो मैंने उधर 3 क्वेश्चन में सोचा था 70 सिक्योर कर लूँगा, 70 डीआई सिक्योर कर लूँगा और करंट खराब सभी का गया था मेंस के एग्ज़ाम में यूपीएससी में। क्योंकि जो भी टॉपिक चल रहा था, सर्कुलेट कर रहा था टेस्ट वगैरह में, तो उससे मतलब कि टच नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैंने सोच रहा था कि चलिए अगर जो भी क्वेश्चन है, अगर एवरेज मार्किंग की 13-13 नंबर, 14-14 नंबर भी आते हैं मेरे, तो 180 के अप्रॉक्स हो जाएँगे पेपर 1 में और पेपर 2 रहा, तो पेपर 2 में 8 क्वेश्चन में अगर एवरेज मार्क्स 18, 19 तो 150 हो जाएगा। तो 18 और 150 180 प्लस 150 कितना होगा सर? 330 और 330 प्लस मिनिमम 150 ऑप्शनल के लिए मैंने टारगेट किया था कि तो 480। 480 और मैंने कट ऑफ देखा था मेंस का, यूआर कैटेगरी का या फिर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगाया था। उसका मेंस का 430 के आसपास जा रहा था। तो मेरा सिक्योर था कि 480 तो हमको कर ही लेना है, एकदम मिनिमम है। और इसके बाद कुछ 10 आपका प्लस इधर भी स्ट्रैटेजी उधर भी हो काफ़ी जाए तो क्लियर मैं कम से कम था। सेफ जाऊँ। जी। आपका स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर था, मतलब कि इवन जीएस और सारे में आपको स्कोर अंदाज़ लगा हुआ था कि आपको कितना लाना है इसका।
हाँ, मुझे बस उतना ही सिक्योर करते जाना था और कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर रखना था क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि सर अपने हाथ में नहीं होता है और उस मार्जिन को भी हमको मेंटेन करना था। जैसे कि अगर जस्ट हम क्वालीफाई कर जाते हैं, तो इंटरव्यू राइट। में काफ़ी अच्छी स्कोर करना होता है, तो उस स्कोर करने में प्रॉब्लम हो गई फिर। तो इवन तो जब मेंस क्वालीफाई भी हुआ, तो पेपर तो मेरा उतना अच्छा गया नहीं था, तो मैं एक तरह से डाउटफुल कंडीशन में था कि जस्ट मेरा 1-2 नंबर से क्वालीफाई हो गया होगा, तो इंटरव्यू में पता नहीं 100 नंबर का मार्जिन मैंने मेंटेन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया था मेरा और मैंने उसको मतलब कि अच्छे से अब स्कोर आएगा तो फिर मालूम चलेगा कि जो मेरा स्ट्रेटजी था कि हाँ, इस पेपर में मेरा इतना अराउंड मार्क्स जो मैंने अपना स्पेकुलेट किया है कि 180, पेपर 2 में 160 के एप्रॉक्स, ऑप्शनल में 150-60 के एप्रॉक्स, उतना अगर आ रहा है तो मेरा स्ट्रेटजी यानी कि टू द पॉइंट फिट कर रहा है। और जैसे बहुत लोग नोट मेकिंग करते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए जो है वो जीएस और ऑप्शनल दोनों में कुछ ऐसे नोट्स बना के रखते हैं जो एग्ज़ाम के जी, जस्ट 1 वीक पहले रिवाइज़ कर पाएँ। तो आपने भी कुछ वैसा नोट क्रिएट किया था, ये कैसे किया था? जी, जी सर, मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा कि क्योंकि अगर आप प्री और मेंस के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप नोट्स प्रिपेयर करें। मेरा ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा सीन कुछ अलग था, क्योंकि मैंने सर अभी बताया कि प्री के बाद मैंने स्टार्ट किया था और रिज़ल्ट आने के बाद और उसी रिज़ल्ट जैसे कि आया 26 मार्च को, तो उसके बाद अप्रैल 30 अप्रैल को काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक मतलब मेरे साथ सेटबैक था। मेरे एल्डर ब्रदर थे 7 ईयर ओल्ड, कोविड सेकंड वेव पैंडेमिक में मैं उनको खो चुका था। तो वहाँ पूरा मतलब कि अप्रैल में इधर-उधर भागते ही रहे हैं, हॉस्पिटल इधर-उधर। फिर उसके बाद से एक तरह से क्या हो गया, लग रहा था कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो पूरा मई तक मैं अपने आप को कैसे भी एक रियलिटी को मतलब कि एक्सेप्ट करने में मतलब कि पूरा मई मुझे लगा। फिर मैं देखा कि जब डेट आ गया एग्ज़ाम का, तो फिर मैं देखा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मुझे और कुछ मतलब ये जो हुआ, इससे ज़्यादा बुरा दिन देखना पड़ेगा। ये तो पर्सनल लॉस हुआ ही और प्लस में अगर कोई होता है ना सर, हम गाँव से बेसिकली थे तो बहुत एक तरह से अंदर से जब आपके साथ बुरा होता है तो बहुत लोग खुश भी होता है। बेसिकली गाँव का यही टेंडेंसी है और आप जब आगे बढ़िएगा तो बहुत लोग जलेगा भी। चमकता सूरज को देख के बहुत लोग को जलन भी होता है, बहुत लोग उसको विटामिन डी के तौर पे भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो पर्सन का नेचर कैसा है। तो बस मैं यही सोच रहा था कि ये भी जो डार्कनेस है, इसमें मुझे अब जो ही करना है यही 2 ढाई महीने में करना है। तो फिर मैंने अपना मतलब माइंडसेट को क्लियर किया एकदम और मेरे पास नोट्स था नहीं। मैंने बुक्स को कलेक्ट किया, बार-बार मैंने रिपीटेडली बुक्स को ही पढ़ा। लेकिन नोट्स का जहाँ तक है मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि मेरे पास अगर नोट्स रहता तो मैं अपने आंसर में डायमेंशंस को ऐड कर पाता हूँ जैसे और स्पेशली मुझे इसका नीड ऑप्शनल सब्जेक्ट में हुआ पेपर 2 में। मैंने पूरा वीडियो देख रखा था, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद भी अब एग्ज़ाम जैसे कल है तो सर आज तो मैं या फिर 2-3 दिन पहले तो पूरा वीडियो को रिकैप नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए नोट्स में इस बार मैं जैसे कि 67 फिर से देना है, तो इस बार मैं सिर्फ़ क्या कर रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ के और जो भी डायमेंशन्स है कि मुझे इस क्वेश्चन में ये 5 डायमेंशन को टच करना है, बस मैं उसका नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उस डायमेंशन को टच कर लिया तो मे भी हो सके कि इवैल्यूएटर डायमेंशंस को देख के ही कुछ मार्किंग कर दे और डायमेंशन मिसिंग है, अगर मैंने स्टेटमेंट दिया भी है, तो हो सकता है कि आई कैचिंग नहीं हो। तो ये लेकिन बात इसके तो है, साथ मैंने ये सब्सटेंशिएट किया है। था जी, तो मैंने सब्सटेंशिएट किया था इसको मैं देख रहा था कि मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे एक तरह से मार्क्स चुराने थे और मार्क्स चुराने की कला यही होती है कि आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें और थोड़ा-सा फ्लो चार्ट बनाएँ और मैप जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ डालें। मैंने जीएस 1 के 3 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, मैंने उसमें 4 मैप इंक्लूड किया था। मुझे जहाँ भी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्वेश्चन में देखने को मिल जाता था, मैं उसको मैप ड्रॉ करके इंडिया पे रिप्रेजेंट कर देता था। मुझे डर था कि कहीं मेरा 1 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुकेगा तो मेरे लिए ड्रास्टिक होगा, फिर 2 साल इस प्रोसेस से गुज़रना और एक तरह से जिसपे हम लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, हम लोग उनको भी लॉस कर चुके थे, तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ड्रास्टिक था उस टाइम पे। आपका जो स्टोरी है और आपने जितने कम टाइम में प्रिपेयर किया है, ये बहुत ही एक तरह से बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि 2 महीने या 4 महीने में प्रिपेयर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप थॉरोली और अच्छे से करें, सही सोर्सेज़ से करें, तो किया जा सकता है। जब मेरी पूरी लाइफ सर नॉर्मल थी, तो मुझे भी यही लगता था, प्री एग्ज़ाम देने के बाद भी कि 3-4 महीना में ऑप्शनल मेंस ये सब नहीं होगा।
इवन तो भैया हमेशा बोलते थे कि तुम कर लोगे, 4-5 महीना इनफ टाइम होता है। लेकिन फिर भी मेरा होता था कि नहीं, मैं उधर एसएसबी रिकमेंड कर लूँगा, तो अपना उधर जॉब लेके सिक्योर हो जाऊँगा अपना। ऑलिव ग्रीन का एक अलग फ़ेज़ था अपना पहनने का। लेकिन फिर मैंने जब जब मैंने कर लिया हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया और रैंकिंग भी मेरी सही ठीक-ठाक है। तो जिससे मतलब कि ये कहीं न कहीं एक तरीके से जो भी एक फ़ॉल्स कॉन्शसनेस होता है, वो फ़ॉल्स कॉन्शसनेस ट्रू कॉन्शसनेस में बदल गई। नहीं, बिल्कुल। तो मतलब आपने आपका मेंस का स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है बाकी लोगों से, क्योंकि बहुत लोग आराम से तैयारी करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर अपना जो है एग्ज़ाम देते हैं, हाँ, अभी कम टाइम अभी में। आप देखिएगा तो मेरे पास सेलेक्टेड बुक्स की भी ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है। मैं अगर आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाऊँ, शायद इसमें बैक कैमरा ऑन होता है नहीं। बस ये जो मेरे टेबल्स पे बुक है, मेरे बेड्स पे जितनी बुक है इतना ही है। बुक्स भी सेलेक्टेड ही होंगे। मेरे पास मुश्किल से 4 से 7 से 8 बुक होंगे बस। और नोट्स वगैरह भी मतलब कि 4 से 5 3-4 कॉपी होगी, उसी में है। जो भी था मेरा पीडीएफ, मैं उसको रफली ए4 साइज़ पे लिखता था आंसर राइटिंग, मोबाइल में कैप्चर करता था, पीडीएफ बना के दे देता था इवैल्यूएट करने के लिए। और शायद वो सब पे तो अब मैं इधर-उधर कुछ मिसप्लेस हो गया होगा आंसर राइटिंग वाला भी। और पेज उतना मैंने सँभाल के नहीं रखा। लेकिन इस बार मैं फिर से प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि चॉइस सर्विस अभी है। और नेक्स्ट ईयर इस साल भी मैं सोच रहा था कि यूपीएससी का अटेम्प्ट लूँ। लेकिन एक तरह से वही होता है ना सर कि फ़ॉल्स कॉन्फिडेंस में, क्योंकि अटेम्प्ट लूँ, नहीं लूँ, मैं स्टैंड भी करूँगा या नहीं करूँगा। एक तरह से अब गाँव में हूँ, तो गाँव में ये भी होता है ना कि अब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ पीयर ग्रुप्स में, ये भी तो नहीं मालूम होता है। इंस्टीट्यूट वगैरह में जैसे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है कि हाँ, टेस्ट हुआ तो यही जो बच्चे हैं 200, 300, 500 जो यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिशन इन्हीं से होने वाला है। इसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो वहाँ हेल्प करता है और एक प्रॉपर गाइडेंस रहता है इंस्टीट्यूट का, प्लस एक आपका मतलब कि जो भी रूटीन वो डिसाइडेड रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे जो भी था मतलब कि खुद डिसाइड करो, रूटीन खुद सेल्फ करो, खुद कहाँ से कलेक्ट करना है मटेरियल मसाला वो खुद डिसाइड और खुद जज करो। फिर खुद लिखो, खुद पढ़ो, खुद समझो कि कहाँ तक सही है। तो मैंने शुरू में खुद से भी इवैल्यूएट करता था और कंपेयर करता था टॉपर्स की कॉपी से। जैसे कि पीयर ग्रुप्स में जिसमें मैंने आंसर राइटिंग में जॉइन किया था, तो मेरे मार्क्स शुरू में कम आ रहे थे। हमेशा कम आए थे, लेकिन मैं क्या करता था कि जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसका कॉपी डाउनलोड करके और उसके पॉइंट्स अपने पॉइंट्स को कंपेयर करके उसका क्या एडेड एडेड पॉइंट है, मैं उसको मेंशन कर लेता था और मेंशन करके दिमाग में रख लेता था कि मुझे इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना होगा अगली बार आंसर लिखने। तो ये तो आपने मेंस का स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू के लिए आपने क्या कुछ खास प्रिपरेशन किया या फिर मॉक दिया आपने? हाँ, मैंने मॉक दिया इंटरव्यू के लिए डेफ़िनिटली। मॉक इसलिए दिया क्योंकि मुझे मैंने कभी मतलब फेस नहीं किया था इस तरह का बोर्ड मेंबर या फिर मेरा कॉलेज वगैरह भी कॉलेज लाइफ़ भी नहीं है। 10th के बाद मैंने 12th भी घर से ही किया था और कॉलेज वगैरह भी सब घर से। क्लासेस वगैरह से रेगुलर थे नहीं, ना ही कहीं मैंने स्टेज पार्टिसिपेशन किया है, ना ही डांसिंग और सिंगिंग से कहीं जुड़ा हुआ था। तो एक तरीके से किसी से बात करने का जो कम्युनिकेशन होता है वो डेवलप करनी थी। लेकिन एसएसबी के लिए मैंने प्रिपेयर कर रहा था, तो एसएसबी के लिए मेरा थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो भी स्किल्स थी वो बिल्डअप हो चुकी थी। लेकिन वो फेस टू फेस का एक बोर्ड वाला जो प्रेशर होता है इंटरव्यू बोर्ड का, वो मैंने फेस करना था मुझे। इसके लिए मैंने मॉक दिया था। और रही बात इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे कि 13 अप्रैल को रिजल्ट आया था और 8 मई को बीपीएससी फिर से फ्री था। तो मैंने मतलब कि ये दोनों तरफ हुआ। अब इस बार दिख रहा था कि 8 मई को फ्री है, इसमें 88 एसपीएम का पोस्ट है और इधर ऑलरेडी इंटरव्यू तक पहुँचे होंगे। तो फिर मैंने टाइम को आधा-आधा डिवाइड कर दिया। मतलब 3 से 4 घंटे डेली अपने इंटरव्यू पे फ़ोकस करता था और 4-5 घंटे अपने प्री के एग्ज़ाम पे। तो इंटरव्यू पे मैंने अच्छे मतलब कि जो भी बेसिक क्वेश्चनेयर होते हैं, आपसे रिलेटेड हैं और इसमें इंटरव्यू में मेरा हेल्प किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएसबी में दे आ चुका था, तो वहाँ भी मैं ये सब फेस कर चुका था। तो इंटरव्यू में मुझे मतलब कि नर्वसनेस नहीं हुई और बाकी मैंने मॉक्स दिया था, मैंने 4-5 मॉक्स दिया था डिफरेंट कोचिंग से। हाँ, और वहाँ पे अच्छे खासे मॉक चल रहे थे, 40 मिनट, 35 मिनट के आस-पास चल रहे थे। 1-2 जगह से तो मुझे रिव्यू भी मिला कि मतलब कि अगर अदर कैंडिडेट होते हैं, तो वो मतलब रोने लगते हैं, सर लोग इतना मतलब परेशान किए थे कि फिर मैं आपका वहाँ आपका मतलब कि ओरिजिनल जब आपका इंटरव्यू हुआ ओरिजिनल, तो आपका वैसा क्या एक्सपीरियंस था आपका? मतलब पैनलिस्ट ने आपसे ओरिजिनल जी सर, जैसे कि मैंने इंटर किया तो ऐसे तो इंटरव्यू के जैसे 21 मई को था मेरा, उसके पहले ही लग रहा था सभी कुछ बोल रहा था कि किसी का 8 मिनट चल रहा है, किसी का 10 मिनट चल रहा है इंटरव्यू, किसी का 6 ही मिनट 5 मिनट चल रहा है। तो बहुत सारा माइंड में था, तो मैं सोचा कि सब सोचने से अच्छा है कि अपना इंटरव्यू जा रहा हूँ और जो भी हो वहाँ देखेंगे क्या होता है।
और एक तरह से मैंने माइंड में यही फिट कर लिया था कि अब देखिए क्वेश्चन सर, नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड है, सबको सब कुछ नहीं मालूम रह सकता है। हो सकता है कि मैं ही ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दूँ कि इवन दो किसी को नहीं मालूम। तो मैंने इसको अपने माइंड से निकाल दिया कि मुझे और ज़्यादा कलेक्ट करना है, मुझे और ज़्यादा जानना है। मुझे अपना बेसिक्स सही रखना था और एक आइडियल जो भी कैंडिडेट होता है जिसके अंदर की क्वालिटी होनी चाहिए थी। मेरे अंदर मुझे यही देखना था कि मेरे अंदर डायलेक्टिक्स नहीं होनी चाहिए और जिसका कि मतलब कि कभी मैं अपना आर्गुमेंट दिया, मैं फिर उसी अपने आर्गुमेंट को ही क्रॉस कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इंटर किया, तो मैंने सर लोग पूछा कि कब पास आउट हो? मैंने 2020 बोला, उसी साल का एग्ज़ाम था, तो सर लोग थोड़ा इम्प्रेस हुए कि बहुत जल्दी इंटरव्यू तक पहुँच आए स्टेट पीसीएस के। तो फिर उन लोग बोला कि अच्छा तो फिर यूपीएससी भी आप दे रहे होंगे? तो हम बोले कि नहीं सर, मैंने अभी नहीं दिया है यूपीएससी क्योंकि मैं बॉटम अप अप्रोच रखना चाहता हूँ और अभी मेरे कंडीशन जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लायक नहीं है, वहाँ ना डिफिकल्टी ज़्यादा है। मेरा बेसिकली फोकस अभी एक कोई जॉब पे है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर मैं और भी एग्ज़ाम्स दिया हूँ ग्रुप सी का, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल हो गया, एनटीपीसी एग्ज़ाम का भी मैंने वहाँ पे ज़िक्र किया कि उसका मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, लेवल 2 अभी होने वाला है। तो सब लोग इंटरेस्टेड थे कि नहीं-नहीं ठीक है। फिर उसके बाद से इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। बेसिकली जो क्वेश्चन होता है सोशियोलॉजी आपने क्यों ऑप्ट किया? तो वहीं पे मैंने बताया कि सर पहले लगता था कि इक्वालिटी है, ये है, लेकिन जब मैंने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट जगने लगा कि हम जो सोचते हैं सोसाइटी में उससे ज़्यादा सिचुएशन चेंजेस है, अलग ही सिचुएशन है। और तो उसमें सर लोग ना फिर उसके बाद से मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड पे आ गए मैथमेटिक्स पे। यहाँ हेल्प किया मेरा इंटरव्यू में मार्क्स, क्योंकि उनका जो क्वेश्चनिंग था मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। रियल लाइफ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का सर लोग पूछे थे और वहाँ मैं मतलब इस तरह का क्वेश्चन पहली बार फेस किया और लकीली मेरा जो वहाँ ऑब्जर्वेशन था, मेरा जो वहाँ थिंकिंग था वो सही फिट बैठा। एक क्वेश्चन जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सर का क्वेश्चन था कि जैसे कि हम एचसीएफ का नाम सुनते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सर बोले कि ऐसा लोएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? तो शुरू में मैं इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया, तो मैंने बोला पार्डन मी सर, और मुझे 5 सेकंड समय लगेगा, 10 सेकंड समय मैं इसको सोचूँगा। फिर मैंने उसको अच्छे से सोचा और मेरे माइंड पे क्लिक कर गया कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर किसी का हम लेंगे एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा सर, तो इसमें कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं बन पाएगा। हुँ, तो फिर जस्ट इसका क्रॉस किए तब बोले कि अब ये भी बता ही दीजिएगा आपकी एलसीएम होता है तो एचसीएफ क्यों नहीं होता है? वही बोले कि जी सर, इसमें आप किसी तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो वही एचसीएम हो गया। तो इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है, जो हम लोग एलसीएम निकालने में करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा ही क्वेश्चन था और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स का सोशियोलॉजी में कहाँ यूज़ करिएगा? सोशियोलॉजी का यूज़ मैथमेटिक्स में कहाँ करिएगा? ये सब डायनामिक्स इंटर रिलेटेड क्वेश्चन था। सोशियोलॉजी का यूज़ गवर्नेंस में कहाँ करिएगा? फिर मेन मीडियन मूड का यूज़ आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ यूज़ करिएगा? गवर्नमेंट की स्कीम्स में। तो इस मीन मीडियन मूड वाला में मैंने अच्छा से दिया था कि बोले कि सर इसको कर लेंगे यहाँ पे जैसे कि स्कीम्स बनाने में। तो फिर सर बोले कि स्पेसिफिकली आप ये बताइए कि मीन मीडियन मूड किसका यूज़ करिएगा? लेकिन वहाँ मेरा थोड़ा-सा आईक्यू काम किया, क्योंकि मूड जो नंबर ऑफ मूड ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी देता है। बोले कि सर वहाँ टारगेटेड बेनिफिशियरी कुछ ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग मूड यूज़ कर लेंगे। तो फिर बोले कि गुड ठीक है। फिर सोशियोलॉजी पे आए सर, बोर्ड मेंबर 3 थे। तो उन्होंने पूछा ग्रुप्स में, तो सोशियोलॉजी में भी जो भी पूछे ना एप्लीकेशन ही पार्ट पूछे। बोले कि एजुकेशन स्कूल बताइए कैसा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। ग्रुप्स कितने तरह का होता है? तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी बताया। फिर एप्लीकेशन पूछे, बोले कि अच्छा आप हैं किसी के साथ दोस्त के साथ गए हैं पार्टी करने, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बताइए आपका कौन से ग्रुप में आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी में? हम बोले कि सर वहाँ आप अपने मतलब कि बोर्ड मैनेजर मेंबर के साथ अपना चाय समोसा ये खा रहे हैं, वो ग्रुप बताइए कौन-सा होगा? मतलब कि चाह रहे थे कि ट्रैप हो। फिर मैंने बोला कि नहीं सर वो सेकेंडरी ग्रुप होगा। तो फिर बोले कैसा क्यों? तो बोलेंगे सर वहाँ हम लोग मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन वहाँ हम लोग ऑफ़िशियली मीट पे हैं। वहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा है, ग्रुप साइज़ ज़्यादा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम है सबका। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद पूछे स्ट्रैटिफ़िकेशन पूछे सर, हायरार्की पूछे। तो सर के वीडियो से मैंने देख के गया था स्ट्रैटिफ़िकेशन और हायरार्की। पूछे कौन अच्छा है, कौन बुरा है? तो मैंने बोला कि सर हायरार्की रहना चाहिए, स्ट्रैटिफ़िकेशन इसको मतलब कि अगर वो डिफरेंशियल रिवार्ड ट्रीटमेंट जो होता है वो गलत है कहीं न कहीं। अच्छा, एक तो और फिर पूछे क्वेश्चन जैसे हॉरिज़ॉन्टल हायरार्की क्या होता है? एक जी। और क्वेश्चन जैसे आपने सोशियोलॉजी लिया क्योंकि और आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथ्स का रहा है। तो जैसे बीएससी खास करके बीएससी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सोच में पड़ते हैं कि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें या ना लें ऑप्शनल। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैथ्स ले लें या केमिस्ट्री ले लें या फिजिक्स ले लें।
आपने जो सोशियोलॉजी जी। लिया तो आप इस कैसे एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना हो तो आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ जाएँ या फिर आप कोई नया ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल सिर्फ सेलेक्ट करने में बेसिकली हमको 3 बात को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि जिस सब्जेक्ट से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट मेरा सही है या फिर नहीं। वो मेरा मैं यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहूँगा कि मेरा सही नहीं था, क्योंकि यहाँ मैंने अपने 3 साल के करियर में कभी भी यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं कंडक्ट हुए, कभी मैंने नहीं किया। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, आप समझ ही रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम कैसा होता है, वो भी स्पेशली यहाँ पे बिहार में। तो मैंने उसको वैसे ही किया था। तो मैथ का तो ऑप्शन चांस नहीं था ऑप्शनल रखने का। प्लस में मुझे खुद सेल्फ करना था। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकूँ। इवन तो मेरे मतलब कि 12th तक के मैथ अच्छे थे। मुझे 100 में 95 प्लस मार्क्स आते थे। और जेईई मेंस का मैंने प्रिपरेशन भी किया था और उसमें भी मेरे अच्छे खासे स्कोर थे मैथ सेक्शन में। फिर भी मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था, क्योंकि मुझे खुद सेल्फ करना था और मैथमेटिक्स में सेल्फ करना एक खुद में चैलेंज होगा। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट रखूँ, तो मेरे माइंड में चल रहा था एलएसडब्ल्यू और सोशियोलॉजी 2 बीपीएससी के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर एलएसडब्ल्यू रख लेता हूँ, तो फिर मैं फिर स्टिक कर जाऊँगा स्पेसिफिकली बीपीएससी की तरफ, क्योंकि यूपीएससी में एलएसडब्ल्यू करके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं। तो मैंने देखा कि इसका मेरा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सही नहीं निकलेगा। मुझे फिर एक ही एग्ज़ाम पे मतलब कि बेस हो जाना पड़ेगा, बेस पे रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सोशियोलॉजी रख लेते हैं और इसका हेल्प करेगा। सिविल सर्विसेज से तो कहीं न कहीं मन में है ही। अभी तक मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं, इससे क्या? तब देना ही है अभी। अभी मेरा टेस्ट 23 कंप्लीट हुआ है जस्ट रिसेंटली। तो अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे पास अभी समय तो है ही अब अच्छा खासा। इधर कोई हो जाएगा तो धीरे-धीरे करते रहेंगे। 2 साल 3 साल में हम भी बड़े-बड़े तो आपने सीनियर्स लोग के साथ। थोड़ा-सा लंबा दूर का जी। सोचा है, सोशियोलॉजी जो है आपको सिविल सर्विसेज में भी मदद हाँ, करेगी। हाँ, मैंने उसी के लिए सोचा है। इसमें जीएस 1 है प्लस इससे में मेरे हेल्प करेंगे। तो उसको लेके मैंने ये सोचा था। वैसे बीपीएससी के लिए अगर स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए स्टिक करेंगे तो इसमें भी हिस्ट्री ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि उससे 30-35 क्वेश्चन फ्री के निकल जाते हैं। और जीएस में एक ऐसा कहीं नहीं है कि जीएस का सेक्शन 1 जो होता है मेंस पेपर 1 का, उसमें भी हिस्ट्री हेल्प करेगा। लेकिन मैंने इसको नहीं सोचा था, बीपीएससी मेरा बेसिकली एम नहीं था आगे। इसको मैंने मतलब अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम जस्ट जस्ट प्योरिटी के लिए, थोड़ा-सा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए। तो उसको अकॉर्डिंग मैंने यूपीएससी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो भी ऑप्शनल था, उसको डिसाइड किया था। थर्ड इंटरेस्ट, तो सोसाइटी के आप बारे में अगर इंटरेस्ट था सर एक। जी। अगर आप जैसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत ही रिमोट लोकेशन से तैयारी किया है, अगर कोई ऐसा तैयारी करना चाहते हैं गाँव में, तो उनको लगता है कि उनको सोर्सेज़ का कमी है या फिर उनको दिल्ली आना पड़ेगा या फिर कहीं जो है स्पेसिफिक कोई क्लास लेना पड़ेगा, तो आप क्या मैसेज देंगे? वो कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि जनरल क्वेश्चन ये होता है कि अब स्टार्ट कैसे करें? और स जी, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से मैं भी 2 साल पहले मतलब 1.5 साल पहले गुज़र चुका हूँ। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि अगर पहले लगता था कि और पहले क्या होता था कि मैं सर्च करता था, जिसका भी रिज़ल्ट होता था ना सर, तो मैं उसके बैकग्राउंड को सर्च करता था। मैं देखता था पापा प्रोफ़ेसर हैं और मम्मी इंजीनियर है, तो मैं सीधे अप्रॉक्सिमेट देख लेता सैलरी 1-1 लाख होगा। आराम से इन लोगों को अच्छा मिलता होगा सब कुछ अपॉर्च्युनिटी मतलब अफोर्डेबल होगा इनका अच्छा खासा। प्लस देखता था आईआईटीयन है, एनआईटीयन है, तो सेल्फ डाउट जो क्रिएट होता था ना, मैं उसको बोलूँगा कि आप नहीं कर रहे हैं सेल्फ डाउट क्रिएट। कहीं न कहीं सेल्फ डाउट जो क्रिएट होगा वो आपको और हैम्पर करेगा, ना कि आपको बूस्ट करेगा। और रियल एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ही। और हाँ, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि जो भी बच्चे गाँव से हैं, रिमोट एरिया से हैं, तो उनको लगता है कि हमसे वो नहीं हो पाएगा। एक तरह से माइंड में इनसिक्योरिटी होती है। तो मैं उसको यही बोलूँगा कि उस तरह के इनसिक्योरिटी को माइंड से निकालिए, अपने आप में विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएँ और इसके लिए उनके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। और उन फ्रेंड से मिलें जो उनके मोरल को बूस्ट करें। बहुत लोग क्या होता है लेग पुलिंग का भी काम करते हैं, तो जब लेग पुलिंग भी करते हैं तो उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में इस तरह से लें कि नहीं मैं इसको करके दिखाऊँगा। जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी ज़्यादा लेग पुलिंग हुई है। इवन दो कि सीधे मेरे मुँह पे बोल दिया जाता था कि नहीं तुमसे नहीं होगा, 2-3 महीने में तुम काहे निकाल लोगे? तो बार-बार मैं कॉन्फिडेंस आउट हो जाता था। तो फिर मैं बोलता था मैं बाहर जाता था घूमने के लिए, तो कोई बोल दिया कुछ, तो मैं तुरंत बैक आता था 5 मिनट के अंदर घर से, सोचता था कि जा रहा हूँ 1 घंटा निकल के घूम-घाम के आऊँगा बाहर से। 5 मिनट में ही घर पे बैक आ जाता था और फिर मैं अपना इंटेंसिटी और बढ़ा लेता था पढ़ने वाला कि नहीं मैं पढ़ूँगा। तो ये होना चाहिए और रही बात सोर्सेज़ की, तो सोर्सेज़ सर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में आया है और डेटा खैर जब से सस्ता हुआ है, अभी कुछ दिन तो पहले से थोड़ा महँगा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी रीज़नेबल है कि हम कहीं से भी रहें अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आजकल फ़ोन तो सभी के पास है।
तो मेरा कहीं ना कहीं रिजल्ट में मेन जो रोल रहा है इस फोन का ही रहा है, और हेल्दी फ्रीबीज का जो डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल है। जैसे कि आपके चैनल पे पूरा सोशोलॉजी का 70 to 75% का वीडियोज है, और भी चैनल हैं ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली चैनल हैं, कुछ चैनल्स हैं जो जिसपे एनसीईआरटी की वीडियोज हैं। आपके भी चैनल पे सर गवर्नेंस की पूरा वीडियोज है, प्लस जो भी करंट एनालिसिस हो जाता है, फिल्म्स की ओर आता है। तो ये सब हेल्दी फ्रीबीज है। ये सब हेल्दी फ्रीबीज एक तरह से रे ऑफ होप है हम लोगों के लिए, जो रिमोट एरिया से आते हैं, जो अनअफोर्डेबल है, जिनके लिए दिल्ली रहना ही एक अपने आप में चैलेंजिंग बात है। दिल्ली में जाकर एडमिशन लेके प्रिपरेशन करना तो दूर की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लिए दिल्ली जाना ही एक तरह से चैलेंज है। तो उनके लिए मैं यही मैसेज है मेरा कि जो भी है उसको नेट को मतलब कि अच्छे से यूज करें। नेट जो है हमारे पास दो धारी तलवार है, जिधर हम चाहें अगर अपने तरफ किए तो अपना गला काटेंगे, दूसरे तरफ किए तो एग्जाम का काटेंगे। तो उसको क्या करना है, एग्जाम की तरफ मोटिवेट करके लेके जाना है। जी अगर सर। आप कुछ लास्ट मैसेज अगर देना चाहते हैं कि कैसे लोग प्रिपेयर करें सर या लास्ट फिर। मैसेज, जी मैसेज मैं सर यही देना चाहूँगा कि अगर जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है तो डेफिनेटली जाएं इंस्टीट्यूट में। या फिर क्या होता है कि सर जैसे कि मैं घर पे था तो एक तरह से लैकनेस होता है ना डिसिप्लिन का और एक रूटीन का। तो मैंने उसको फेस किया है, प्लस मैंने इसको फेस किया है कि मुझे सोर्सेस को मतलब कि कलेक्ट करने में, एक जगह से फिर उसको रिफ्रेन करने में, एक जगह से उसको स्ट्रेटेजाइज करने में, अरेंज करने में काफी ज्यादा वक्त लगता था। एक तरह से होता है ना सर, रेडीमेड मसाला हमको मिल रहा है, कैसे हम सीधे पनीर पकौड़ा मिला हुआ है बना बनाया हम खा लिए। अब एक चले काट के बनाने 1 घंटा टाइम लगेगा, उसमें 2 घंटा लगेगा, तब तक मेरा भूख ही मर जाएगा। और जब खाने का वक्त आएगा तो उतना टेस्ट से खा भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी हॉबी जो थी सो कुकिंग ही थी। तो मैं इसको इसी तरह से इस एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, वही घर पे नहीं बना के खाते हैं। लेकिन बात है अफोर्डेबिलिटी की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं हम घर पे ही बना के खाएंगे, वो अंदर जज्बा होनी चाहिए। तो उसमें कि आप लेट लगेगा, हो सेल्फ। सकता है कि जी उसमें लेट लगेगा, हो सकता है कि हम किसी गलत रास्ते पे हैं तो फिर से हम गिरेंगे उठेंगे फिर बढ़ेंगे। और ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ही। स्टेट पीसीस में तो एज भी रहता है अच्छे खासे। बस क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और सिविल सर्विसेज में भी तो सेम तरह का कंडीशन है। अभी मैं उस पर क्या ही बताऊँ, मैं तो अभी उधर का एक तरह से समझिए तो जीरो हूँ। नहीं, ये आपका अप्रोच काफी अच्छा है कि आप जो है बिल्कुल बेस स्ट्रांग लेके चलते हैं जो है, और एक टाइम पे एक चीज पे जो है वो फोकस करती है। बहुत जरूरी है इस पूरे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जी सर। हाँ एक्चुअली क्योंकि मैंने इसको रियलाइज किया है, क्योंकि मेंस के पहले तक मैं बहुत सारा एग्जाम देता था एसएससी का। अभी तो मैंने यहाँ तक कि जून में मैंने एग्जाम दे के आया लेवल 3 एनटीपीसी का। एक तरह से माइंड में इनसिक्योरिटी था बीपीएससी होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही रहता कि मेरा बैकग्राउंड सही रहता है, मुझे जॉब नहीं नीड नहीं रहती, जैसे कि 30-35 थाउजेंड की। सबके साथ अलग अलग कंडीशन होती है। तो मैं अपना फुल टाइम इस पे दे पाता। और एक तरह से मैं सोच भी रहा था कि अगर इनकेस नहीं होता है बीपीएससी, मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा 30,000 35,000 की लेवल 3 पे कहीं जॉब। तो फिर मैं 8 घंटे दूंगा जॉब पे, एक तरह से एग्जॉस्शन भी होगा ना मेरा, वो पढ़ने का इंटेंसिटी तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा ही होगा। तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मैं हार नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि नहीं वो भी हो जाएगा मेरा ना, तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा उसमें। जो होगा मैं उसको वैसे ही मैनेज करके चलूंगा। तो आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और होपफुली नेक्स्ट ईयर आपका और अच्छा अच्छा रैंक आए। क्योंकि अगर आप एग्जाम दे जी रहे हैं तो सर। डेफिनेटली आपका चांसेस भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई है। तो जी सर। थैंक यू सर। और यही है कि स्लीपी क्लासेस के लिए मैं थैंक कहना चाहूँगा, क्योंकि स्लीपी क्लासेस के ऑप्शनल जो था उसी के थ्रू जो भी है मैं यहाँ पे हूँ। इवन तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी जब रिजल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल मेरा अच्छा ही रहा होगा। और डेफिनेटली। अपने माइंड के इनसिक्योरिटी को मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ अब अपने से। ओके ओके तरुण, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर।